नमस्कार, मेरा नाम राकेश रोशन भट्ट है और आज हम फिर से लाइव हैं द राइट न्यूज़ TRN पे। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं श्री सुरेंद्र अंबरदास जी। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हम सब इनको जानते हैं और शायद हम सब बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हमें इनके साथ बात करने का मौका मिले, इनके विचार जानने का मौका मिले। श्री सुरेंद्र अंबरदास जी काफ़ी सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क में JNK में। काफ़ी रूटेड हैं ये ग्राउंड से और फॉर्मल MLC रह चुके हैं। ये कन्वीनर है इंटरनेशनल रिलेशंस के भी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत द राइट न्यूज़ में। धन्यवाद रोशन जी। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपके साथ बात करने के लिए तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट विषय हैं, बट न चाहते हुए भी मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना होगा कि जो अभी रिसेंटली श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडितों की रिटर्न और रिहेबिलिटेशन को लेके कुछ फिगर्स कोट किए, उसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स थे जिसकी वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट हुआ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, काफ़ी सारे रिएक्शंस आए। उसको लेके आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आई थिंक हर कोई वेट कर रहा होगा ये सुनने के लिए फ्रॉम समवन इन द BJP। राकेश रोशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और जब कश्मीरी हिंदू या पंडित समाज के संदर्भ में प्रश्न है तो वो प्रश्न हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले इस प्रश्न पर हम चर्चा करें, ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम जिस विषय को डील कर रहे हैं, जिस कश्मीर के संबंध में बात कर रहे हैं, वो कश्मीर आज के तारीख में क्या है। और उस संदर्भ में मेरा मानना है कि जो पिछले 30 साल का जो प्रेसिपिटेशन है, वो प्रेसिपिटेशन एक अब उस स्टेज पे आ रहा है कि जहाँ हम ये मानते हैं कि अब ये क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो एक तो ये आपके माध्यम से जो भी अनुग्रही इस समय देख रहे होंगे इस इंटरेक्शन को, कश्मीर जो पिछले 70 साल में भारत के लिए भी और कश्मीर स्वयं में एक विषय बनकर आया है, उस विषय के जो असलियत है वो तो एक मुख्य कारण से थी कि कश्मीर का जो अवाम, जम्मू कश्मीर जो था, वो भारत का अंग होते हुए भी यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे जो संवैधानिक जो एम्बिग्यूटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी में जम्मू कश्मीर को आधा हिंदुस्तानी, जिसको हम सब नेशनलिज्म कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो सब नेशनलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस में रह रहा था। और उस कारण से, सब नेशनलिज्म के कारण से, जो एक कश्मीर का एक बड़ा सा वर्ग, उसने सब नेशनलिज्म के आड़ में सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे दिया और सेपरेटिज्म ने रेडिकलाइज्ड सोसाइटी को आगे बढ़ाकर कश्मीर विक्टिम है टेररिज्म का, और उसी टेररिज्म के हम सब भी विक्टिम्स हैं। जो फैक्टर्स वहाँ हमारे जिन फैक्टर्स के कारण हमको कश्मीर से निकाला गया है, उन फैक्टर्स पे आज की स्थिति क्या है, वो किस हद तक अभी इंटैक्ट है, कितने मार्जिनलाइज हुए हैं, वो फैक्टर्स जब तक ना एड्रेस किए जाएंगे तब तक जो और बातें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पर उन इशुओं को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जो अभी गृह मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। वो जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस होती है या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस होती है, उसमें गृह मंत्री जी उस विषय को लेकर, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लेकर जो चर्चा थी, उस चर्चा में जितने सारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस ने डिबेट की थी, उन सब में जो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज उठे थे, उनका जवाब था जो गृह मंत्री जी ने रिएक्ट किया, जो रेस्पॉन्स था
वो उन प्रश्नों का जवाब था और उसमें जो टेक्निकल कुछ कमियां रही होंगी वो कोई पॉलिसी इशू नहीं है, इसलिए वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक विषय को लेकर जहां समाज में कहीं न कहीं जहां चर्चा चल रही है कि गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हम 2022 तक 6000 एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर बनाएंगे और ये हमारी कमिटमेंट है। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि इसके साथ ही हमारा जो सपना है कश्मीर पंडितों के रिटर्न को लेके वो पूरा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा मैं ये उसी पे चर्चा करेंगे। जो टोटल उन्होंने जो बात रखी कि 6000 क्वार्टर्स बनाकर ये हमारी पार्टी का संकल्प था। करेक्ट। पर इसको हम यहाँ हम ना रोकें, इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। हमारी इतनी ही कमिटमेंट नहीं है, गृह मंत्री जी की इतनी ही कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में एक ये कमिटमेंट भी है कि जो 1000 परिवार हिंदू परिवार कश्मीर में पिछले 30 साल से रह रहे हैं और जिन्होंने विस्थापन जो हु ऑप्टेड टू स्टे ओवर देयर, उनका वेलफेयर भी हमारा कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट ये भी है कि जो 6000 जो एम्प्लॉयज़ जो हैं पिछले 12 साल से, यानी कि 2008 में ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज आया था और 2014 तक जो इनके क्वार्टर बनाने थे इसके लिए बजटरी प्रोविजन नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबके जानकारी में है कि 2000 करोड़ रुपया का एक पैकेज एक्सक्लूसिवली कश्मीरी एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें 3 कंपोनेंट्स थे। एक तो जो उनका सैलरी का कंपोनेंट था, क्योंकि 2014 तक सिर्फ 2100 कुछ एम्प्लॉयज़ ही अपॉइंट हो गए थे, जबकि कमिटमेंट ये थी कि 6000 लोगों को अपॉइंटमेंट करने की। तो उसके लिए आर्थिक जो प्रोविज़न था, फाइनेंशियल प्रोविज़न था, वो नहीं था। इसलिए जब फाइनेंशियल प्रोविज़न नहीं होता तो क्वार्टर बनाने की कोई बात नहीं है। अब 2014 से लेकर भी अभी 6 साल हो गए हैं और 6 साल में भी अभी वो एम्प्लॉयज़ उनमें से अधिकतम रेंटेड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 5000 एम्प्लॉयज़ कश्मीर में हैं। उनमें से बहुत थोड़े लोग जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं और बहुत थोड़े जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस में रह रहे हैं। तो ये जो शेष 4000 के आसपास 4500 एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े कष्ट में रह रहे हैं और उनके लिए ये प्राथमिकता है कि 6000 क्वार्टर्स उनके लिए बनाए जाए। इसको गृह मंत्री जी ने दर्शाया है और इसके साथ साथ हमारी कमिटमेंट ये भी है कि जो वहाँ कश्मीरी हिंदू के विस्थापन के बाद, उनके निष्कासन के बाद जो प्रॉपर्टीज़ उनकी एनक्रोच हुई है, वो एनक्रोच्ड प्रॉपर्टी, चाहे वो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ है या किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसको भी जो एक डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से उनको भी रिट्रीव करेंगी। ये भी हमारी कमिटमेंट है। जो कश्मीर में 1300 मंदिर धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए कुछ न कुछ प्रोटेक्शन के लिए कोई मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी और अभी लगभग आज से 12 जो रिलीजियस हेरिटेज प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। डोनेशन के माध्यम से हम उन्हीं भी सभी 10-12 मंदिरों को अभी रिनोवेट करने का एक प्रोसेस चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि श्रीनगर में रुगनाथ मंदिर में भी काम शुरू हो गया, कि बारामूला के शेलपथरी में भी काम हो गया और जो मट्टन में जो सूर्य टेम्पल है, इस हम ये मानते हैं कि इसको एक ग्लोबल लेवल का एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज, इस प्रकार की एक कल्पना है। ये भी गृह मंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। इसलिए एक ही कमिटमेंट नहीं है जिस पर कहीं ये सारा मामला रोका जाए। अगर मुझे दर्शकों के लिए ये समराइज करना हो तो आपका कहना ये है कि जो सरकार की कमिटमेंट है या होम मिनिस्ट्री की जो कमिटमेंट है वो खाली
आई मीन रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे मंदिरों का जो रेनोवेशन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनकी प्रॉपर सेटलमेंट की बात है, जो वहाँ से निष्कासित नहीं हुए हैं कश्मीरी उनकी है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सब की तरफ गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। और जो बात अमित शाह जी ने कही वो खाली एक उसका पहलू था जो उन्होंने खाली इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे उनके कंटेक्स्ट में कही। जो ओवरऑल कश्मीरी पंडितों के रिटर्न और रिहैबिलिटेशन की जो बात है ये उस कंटेक्स्ट में नहीं कही और इसलिए शायद ये मिस इंटरप्रेट हुई, लेकिन फैक्चुअली ये इट वाज नॉट इन अ वे रॉन्ग, राइट जी। हमारी ये कोशिश है कि हम इसको क्लियर कर दें ऑडियंसेस के लिए, हम इसको क्लैरिफाई करें। देखिए, इंटेंट, हमारी सरकार का इंटेंट क्या है, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंट क्या है, गृह मंत्री जी का इंटेंट क्या है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, आप बड़े नज़दीक से उनको देखेंगे, वो अभी महात्मा नरेंद्र मोदी हैं। और जितने भी भारत में डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, नेग्लेक्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जेन्युइन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो पिछले 70 साल में अटेंड नहीं हुए, उन सबको वो अपने इच्छा से, अपने प्लानिंग से अटेंड करते हैं। 2019 के इलेक्शन से पूर्व प्रधानमंत्री जी बड़ी ब्राह्मणा में एक पब्लिक रैली करते हैं। हमारा ब्रीफ नहीं चला, हमने जो ब्रीफ दिए थे वो ब्रीफ नहीं चले। प्रधानमंत्री जी ने अपना ब्रीफ को संबोधित किया और ये रिकॉर्डेड है। उन्होंने ये बात दर्शाई सबके सामने कि जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है वो उनके सीने में है। इतने भव्य प्रधानमंत्री जी के इस बात को लेकर हम सबको संतोष होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का प्रधानमंत्री और वो प्रधानमंत्री जिसकी अपनी कमिटमेंट है भारत चलाने की। एक दूसरा कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ लॉज अमेंडमेंट किए गए, एक डोमिसाइल लॉ भी आया है और विशेष रूप से जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स के लिए एक एक्सक्लूसिव लॉ डोमिसाइल लॉ आया है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार में, कश्मीरी हिंदू समाज में बहुत सारे कम लोग होंगे कि जिन्होंने उस डोमिसाइल लॉ को पढ़ा होगा। अगर वो डोमिसाइल लॉ को ठीक तरह से स्टडी करेंगे तो डोमिसाइल लॉ दर्शा रहा है कि जहां हम 1998 और 90 के जो विस्थापित हैं, जो टेररिज्म के कारण से कश्मीर से जिनको निकलना पड़ा, उनकी वापसी की बात कर रहे हैं, तो डोमिसाइल लॉ में जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1944 का है। तो इससे मैं समझता हूँ कि हम सबको, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, कश्मीरी हिंदू समाज को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सरकार का इंटेंट क्या है। और फिर कश्मीरी हिंदू समाज जिसको हम मानते हैं कि रिकॉर्डेडली कि जम्मू में 42,000 परिवार हैं, 20,000 परिवार दिल्ली में रजिस्टर्ड है, 5,000 परिवार देश के अन्य भागों में हैं, कुछ 5,000 परिवार ऐसे भी हैं जो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। तो 70-75 हज़ार परिवार सिर्फ जो 1998 और 90 के जो निष्कासित हैं, एक 51,000 परिवार ऐसे भी हैं जो पिछले 1931 के बाद कश्मीर छोड़कर अन्य कारणों से भारत और विश्व में बसे हैं। तो हमारी सरकार ने तब, जहाँ जीसी मुर्मू साहब हमारे एलजी साहब थे, तो जो हमने प्रपोजल दिया था लगभग उसी प्रपोजल को डिट्टो सरकार के बिल के रूप में, एक्ट के रूप में उन्होंने वो लाया है। और उसमें जो इंडिकेशंस हैं, आखिर एक डोमिसाइल लॉ में जब आपका प्रोविजन है तो फिर जो अभी जो रेस्पॉन्सेस जनरेट हुए हैं, मुझे लगता है कि उसमें और इंफॉर्मेशन गैदर करने की आवश्यकता है। कश्मीरी पंडितों में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी इंटरेक्ट करते रहते हैं अलग अलग ग्रुप से।
टीआरएन के माध्यम से। तो ऐसी एक वाइब हमने देखी है कि थोड़ी इम्पेशंस बढ़ रही है कश्मीरी पंडितों में कि रिटर्न और रिहैबिलिटेशन को लेके बीजेपी की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आ रही। जैसे डोमिसाइल को लेके एक क्लियर पॉलिसी आई। आई नो, मतलब ये रातों रात ऐसे करने वाला कोई काम नहीं है, एक लंबा रोड मैप होगा, बट फिर भी एक डायरेक्शन जो दिखे कि हाँ इस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसी कोई इंडिकेशन भी नहीं आ रही है, और इम्पेशंस बढ़ती जा रही है। तो एट दिस पॉइंट इज देयर समथिंग विच इज ऑन द टेबल, या कुछ डिस्कस हो रहा है, या इज देयर समथिंग बीइंग डन इन दैट डायरेक्शन? कुछ वैसा हो रहा है ताकि जो हमारे सुनने वाले कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको ये विश्वास हो कि बीजेपी ने जो वादा किया था रिटर्न और रिहैबिलिटेशन को लेकर, और एक वन ऑफ द टॉप 3 पॉइंट्स जो उनके मैनिफेस्टो में भी था, ये इट इज स्टिल वेरी मच इन देयर परव्यू। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? गुलजार साहब की 2 पंक्तियां हैं, शब्दों के भी जायके होते हैं, शब्दों के भी जायके होते हैं, परोसने वाले को परोसने से पहले खुद भी चखना चाहिए। प्रश्न यह है कि जिन कारणों से कश्मीरी हिंदू का निष्कासन हुआ है, अगर वो कारण नहीं होते, वो फैक्टर नहीं होते, तो एक इतना प्रबुद्ध समाज कश्मीर से निष्कासित नहीं होता, विस्थापन नहीं होता। ये एक्सोडस एक सिविलाइजेशन का एक्सोडस है, और मैं मानता हूं कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदा है। इस संदर्भ में जब तक न उन फैक्टर्स को, जिन फैक्टर्स के कारण एक सिविलाइजेशन को अपने हजारों वर्षों के अबोर्ड को छोड़ना पड़ा है, जब तक न उनको एड्रेस किया जाएगा, तब तक ये जो काल्पनिक जो मामले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि हम उस वायुमंडल में जाएं जहां विस्थापन होने के स्कोप चांसेस दोबारा और दोबारा हों। इसलिए हमको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर कश्मीर में क्या बदला है। तो ये 17 महीनों में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, अब आप किसी विषय को बहुत सीमित कर देंगे, जो धारा 370 के कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे, उनमें 2 नेशन थ्योरी की बदबू आई थी। जो हमारे यहाँ जो कानून था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, वो सामान्य तौर पे एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं था। अब हमारी सरकार ने एक इतना बड़ा हिस्टोरिक कदम जो लिया है, और जो मेरे पास रिपोर्टिंग है कि एंटायर विश्व में कश्मीरी हिंदू ने इस पे अप्रिसिएशन ही नहीं, बहुत ही खुश भी हुआ, और अपनी जो खुशी है उसको कहीं प्रकट भी किया। एक ऐतिहासिक कदम हुआ, ये इस सरकार ने लिया। पहले तो हम इसको सेलिब्रेट करें। दूसरा कि एक व्यक्तिगत अनुभव आपके माध्यम से सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक जो सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक था, यासीन मलिक को हमारी सरकार से पहले जो दूसरे सरकारें थी, उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल देती थी। इस बार जब उनको, जो उसने क्राइम किया था, और अब उनके अगेंस्ट 2-4 FIRs हैं, पर अभी जिस FIR को लेकर वो अरेस्ट हुए हैं, वो जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स सिविल यूनिफॉर्म में वहाँ सब्जी खरीद रहे थे, तो उन पे जो सिलेक्टिव किलिंग, वो आरोप के आधार पे उनको अरेस्ट किया है। एक तरफ से जो भारत में
जो सरकारें थी, जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी, उनकी जो सॉफ्ट पॉलिसी थी उसमें वो सब सेपरेटिस्ट ग्लोरीफाई हो रहे थे और वो उनको सरकार प्रोटोकॉल दे रही थी। और ये सरकार है कि जो जिसने भी गलत किया है उनको पुनिश किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस नरेटिव को, इस एंगल को हमारे कश्मीरी हिंदू समाज को समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ टेररिस्टों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, जो बिजनेसमैन, जो सरकारी मुलाजिम वहाँ हार्बरिंग कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो हवाला पैसे का उपयोग टेररिज्म में, स्टोन पेल्टिंग में हो रहा था, उस कश्मीर में जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को ग्रेजुअली एड्रेस किया जा रहा है। उन फैक्टर्स को और एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी आप अगर बहुत जो कश्मीर को समझते हैं, वॉच करते हैं, तो टर्की, मलेशिया और इस्लामाबाद का एक नेक्सस जो है, तो वो कहीं और क्राइसिस को फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मल्टीपल लेवल पे बहुत सारे विषय हैं। तो एक प्रबुद्ध समाज जो कश्मीरी हिंदू समाज है, एक पंडित समाज, एक बुद्धिजीवी समाज है, और इन्होंने इस सारी परिस्थितियों को जिस ब्रेवली, जितना हिम्मत से फेस करके आज सारे विश्व में एक्सेल किया है, तो उस प्रबुद्ध समाज से अधीर होना, तो ये जो फंडामेंटली देर ही जो हमारा जो देह है, उस देह को प्राप्त करने के लिए अधीरता नहीं, धीर की आवश्यकता है। ये समाज ये समझता है। कभी कभी किसी आवेश में आकर कुछ लोग कुछ बात भी करेंगे, पर वास्तव में ये समाज भारत की रक्षा के लिए और नए भारत के निर्माण के लिए, नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मैं मानता हूँ कि कंट्रीब्यूट करता आया है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ जो बातें होंगी, जो ग्रेवेंसेस होंगी, शायद हमको भी हैं, हमको भी बड़ी लेवल पे खुद से भी ग्रीवेंसेस हैं, आसपास अपने सिस्टम से भी हैं, तो हम भी टेकअप करते हैं, आपको भी टेकअप करना चाहिए, मिलकर भी टेकअप करना चाहिए जहाँ लगे। तो एक पॉजिटिव हेल्दी क्रिटिसिज्म को तो हम पार्टी भी और समाज भी और सरकार भी हर समय उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने JNK के फ्यूचर की बात की। जो अभी DDC इलेक्शंस हुए और इसमें जो GAPD की हमने काइंड ऑफ इमरजेंस देखी, उन्होंने भी सीट्स जीती। अपनी पार्टी जो एक नई पार्टी आई है इन द पिक्चर, GAPD ये अलायंस है। JNK के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके आपको क्या लगता है कि जो ये नया सेटअप होगा, क्योंकि 370 हटाया, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट का, लद्दाख अलग यूटी बन गया, JNK अलग यूटी बन गया, ये कैसे, हाउ इज इट गोइंग टू शेप अप अभी फ्यूचर में? और देयर आर वॉइसेस जो बोलते हैं कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को लेके आप जो नया JNK बनेगा वो कैसा होगा, और उसमें ये जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं, उनके होते हुए JNK किस राह पे चलेगा? देखिए, और मैं प्रार्थना करूंगा जम्मू कश्मीर को ठीक से समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर एक भयानक बीमारी से वापस आ रहा है। ये मान सकते हैं आप कि लगभग जम्मू कश्मीर जो इंटेंसिव केयर होता है उस वार्ड से वापस आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का नेक्सस कश्मीर में, कश्मीर के पॉलिटिशियंस का, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का, कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, टेररिस्ट्स का, बड़े सारे
शेड्स ऑफ सोसाइटी का, और उसमें कहीं पाकिस्तान की शय पर भारत को डिसइंटीग्रेट करने का जो षड्यंत्र था उसको तो हमने तोड़ दिया। इसलिए एक संतुष्टता जो जम्मू कश्मीर को के राष्ट्रभक्त लोगों को होना चाहिए कि एक उस जो एक भयानक क्राइसिस थी, उस क्राइसिस से जम्मू कश्मीर बाहर आ गया। दूसरा, जो आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो नया जम्मू कश्मीर जो होगा तो उसका क्या रोड मैप होगा। अभी डीडीसी का इलेक्शन जो जिसकी आपने चर्चा की है, कश्मीर का जो एब्सोल्यूट जो मेजॉरिटी थी वहाँ, उनको इस नेक्सस ग्रुप ने होस्टेजेस रखा था। उनकी होंठ सिले थे, उनकी जुबान नहीं थी, क्योंकि जो एक सोलो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था वो हाईजैक्ड था। तो पहली बार आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले 87 असेंबली सेगमेंट्स थे, उसमें से अब जो लद्दाख डिवीजन के वो निकाल कर जो 83 लगभग असेंबली सेगमेंट्स है उनको ही मैनेज करना था, वो मैनेज हो रहे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी थी उसके आड़ में देशद्रोह पनप रहा था। जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने कांग्रेस के मॉड्यूल पे ही अपनी सारी बिसाख बिछाई थी कि हमको ऑटोनॉमी ज्यादा मिले पर हम डेवोल्यूशन नहीं करेंगे। मैं पानी पीऊं थोड़ा। हमको पावर ज्यादा मिले पर हम डिवॉल्व नहीं करेंगे। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के संदर्भ में जो रीजनल पार्टीज थी उनको कहीं न कहीं कांग्रेस का शेल्टर था। इसलिए आम समाज और सरकार के बीच में बहुत दूरी थी। एक अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी। और जब हम लोगों ने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात जब उसको हैमर किया तो मुझे याद है कि 1915 में जब मैं पहली बार लेजिस्लेटर बनकर श्रीनगर गया, तब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। तो पहली फेज में मैंने उनसे चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर में 73-74 अमेंडमेंट होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर राज्य को 3 टायर सिस्टम मिलना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से उन्होंने मुझे फिर एक बार दिल्ली में कहा कि मैंने तब मुफ्ती साहब का देहांत हो गया था, तो महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ बड़े सीरियसली ये बात टेकअप की है। फिर एक और बार मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रिलक्टेंट क्यों है। आप ये बात देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को पनपने नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आम समाज को, आम लोगों को कनेक्ट करता है। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ लगभग 44,000 पंच हैं, हमारे यहाँ 5,000 सरपंच हैं, हमारे यहाँ लगभग 300 के ब्लॉक चेयरमैन्स हैं और 280 डीडीसी मेंबर्स हैं। अब ये देख लीजिए कि अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कारण ये जो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है इसका औरा भी कितना बढ़ गया, इसका दायरा भी कितना बढ़ गया। ये गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे सुपर्ब मॉड्यूल है जिससे आप गवर्नेंस को और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये थ्री टियर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। आपको मतलब अगर हम जब भी कोई हम नया इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका बिफोर एंड आफ्टर हम असेसमेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे तीन जो टॉप फैक्टर्स थे जो अब एड्रेस हो जाएंगे ये थ्री टियर स्ट्रक्चर से? एक, पंचायतों को लगभग 21 डिपार्टमेंट अभी मिले हैं और कुछ डिपार्टमेंट उनको मिलने वाले हैं। पंचायत राज के माध्यम से और जो अर्बन कमेटीज हैं उनके माध्यम से जो ग्रॉस रूट में डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से बनेंगे। ग्राम सभा निर्णय करेगी एक पंचायत में कि इस साल हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जिन प्रायोरिटीज को वो रेखांकन करेंगे, वो पेन डाउन करेंगे, वही प्रायोरिटीज फिर ब्लॉक लेवल पे वो प्लानिंग में डाल देंगे और वही फिर डिस्ट्रिक्ट प्लान में आ जाएगा। ये जो पंचायत राज सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग है उसमें सारा मामला लोगों के कहने से लोग प्रायोरिटाइज करते थे। अभी तक क्या था हमारे यहाँ कि सरकार के तंत्र तय करते हैं कि हमने किस गांव में क्या करना है, किस एरिया में क्या करना है, और अब लोग तय करेंगे कि हमारे यहाँ क्या करना है। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके भी कश्मीरी पंडितों की नाराज़गी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं खुल के, जबकि बहुत बार बहुत जगह पे ये पढ़ा गया है, बोला गया है कि कश्मीरी पंडित वोट कास्ट नहीं करते हैं। बट उसमें जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आप देखेंगे और आजकल के दौर में ये डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस प्रोसेस को सीमलेस क्यों नहीं बना सकते। आई मीन व्हाई कांट समबडी कास्ट वोट इलेक्ट्रॉनिकली, मे बी मोबाइल एप्लीकेशन से। इन देयर कैन बी डिफरेंट वेज, बट हम उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं क्या? पॉइंट ये है कि कश्मीरी पंडित ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी फील्स की दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं हम। इसलिए शायद ये इम्पेशंस भी बढ़ रहा है कि हम ना उधर जा पा रहे हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज कर पाएँ ये सब राइट्स, और हम यहाँ पे हैं तो हम बिकॉज द प्रोसेस इज़ वेरी कम्बरसम, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि देयर आर वेज to make it less bothersome, ये जो प्रोसेस है make it less cumbersome, कुछ उस डायरेक्शन में किया जाना चाहिए या कर सकते हैं? रोशन जी, मैं आपको 2009 में ले जाता हूँ। 2009 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन था। 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन का शायद लास्ट फेज था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 13 अप्रैल का डेट था। तो मुट्ठी में हमारा सेंटर था जो वोटिंग, जहाँ वोट कास्ट करते हैं। हम एक छोटा सा प्लेटफार्म था हमको, तो हम 50-60 लोग वहाँ उस जो वोटिंग सेंटर था उसके बाहर हमने इस विषय को लेकर तब प्रोटेस्ट किया था। और हम 4 मित्रों को, 4 कार्यकर्ताओं को पूरे दिन जेल में रहना पड़ा, और वो केस लगभग 6 साल चला। कम्बरसम प्रोसेस है, और इस बार जो हमारा एक विस्थापित ज़िला है उन्होंने प्रयास करके उस कम्बरसम प्रोसेस को अभी थोड़ा सा इजी करवाया है। पर मेरा मानना है कि और इसको सुधारने की आवश्यकता है। कुछ सुझाव हमने अपने संगठन के माध्यम से इलेक्शन अथॉरिटीज़ को भी दे दी है और सरकार को भी दे दी है। जिस तरह से अभी तक का प्रोसेस था, तो ये अमाउंट करते हैं कि हमको डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं। उसमें भी मैं बताऊं आपको कि बड़े सारे जो राजनीतिक दल अभी तक जम्मू कश्मीर में भी और भारत में जो रहे हैं, बहुत सारे लेवल पे कुछ मामले डेलिब्रेट भी होते हैं। शायद हमको राइट अप करने का भी एक प्रयास था, तो हम सब के जो सामूहिक हमारा जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ है उस कारण से शायद नहीं कर पाए हैं। बाकी हमारे विरोध में जो भी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां अभी सारे विश्व भर में भी, भारत का भी, भारत के नैरेटिव का भी, भारत के अभी अस्तित्व का भी, और भारत के भी सरकारों का भी जिस प्रकार से रिवर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है।
पर मेरा मानना है कि इस संदर्भ में और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, और इस पे जहाँ जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, सामाजिक तंत्र हैं, उनको ज़ोर शोर से शोर भी करना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी में अपने मुद्दों को लेकर बात करना चाहिए, और जहाँ जहाँ सही बात होगी तो हम भी उसकी पैरवी करेंगे, हम भी उसकी वकालत करेंगे, हम भी पूर्ण रूप से उनका साथ दे देंगे। मैं वापस पिछली बात पे आ रहा हूँ कि मैंने जिक्र किया था कि जम्मू में कुछ वॉइसेस हैं जो अभी कुछ पार्टीज़ भी बनी हैं जो ये कह रही हैं कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होते आ रहा है। तो उनकी जो ग्रज है वो ऑब्वियसली जो सरकार है उनके अगेंस्ट है, एंड दैट इज़ बीजेपी। तो आप उस कंटेक्स्ट में कुछ बोलना चाहेंगे, उस कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखिए, अभी क्या है कि मैंने शुरू में प्रार्थना की कि इस क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम ये बिगिनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन के बाद अब क्रिस्टलाइज हो रहा है मामला। एक राज्य जब एक नए रूप में आता है, नए मॉड्यूल में आता है, तो वहाँ जो रेजिड्यूज हैं, जो मल है, बहुत दिनों का पड़ा है और उसको साफ करने में भी समय लगता है। एक बड़े जो जम्मू कश्मीर के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया था कि जम्मू कश्मीर में हम किसी भी फाइल को हाथ लगा देंगे तो वहाँ गर्दा नहीं गिरता है, करप्शन का गर्दा गिरता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था, इस नेक्सस के रूट्स कहाँ कहाँ हैं, उस नेक्सस को देखिए। जम्मू कश्मीर में जो लॉ प्रिवेल कर रहा था, उस लॉ के कारण से यहाँ NIA का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, CBI का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ED का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। गवर्नेंस का जो मॉड्यूल था उसमें 3 चीज़ें नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और वर्क कल्चर नहीं था। इस सब को नए सिरे से क्राफ्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि जो पॉलिटिकल वाइड है, उस पॉलिटिकल वाइड के कारण जो जम्मू में कहीं जो उनकी रिएक्शन है या रेस्पॉन्स है, वो शायद इस कारण से है कि जो उनके कंसर्न्स हैं, जिस स्पीड पे वो एड्रेस होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पार्टी में भी मैकेनिज्म है कि जितने भी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ एक कोर ग्रुप है, उन तक वो बात पहुँचाएं, तो उनको एड्रेस करने का भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। बाकी मैं जम्मू कश्मीर के सभी जनता से ये प्रार्थना करूँगा कि आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर एक मॉडल स्टेट होगा, मॉडल यूनियन टेरिटरी अभी होगी, मॉडल स्टेट होगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी का विजन है और जिसको इम्प्लीमेंटेशन का काम गृह मंत्री जी कर रहे हैं, उसमें हम सहभागी बने, कंट्रीब्यूटरी बने, और जो कश्मीरी हिंदू समाज है सारे विश्व में, उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि धैर्य रखते हुए जितने भी अभी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं भारत के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, और मेरे से ज़्यादा जानकारी भी मेरे परिवार के लोगों को है और मेरे से ज़्यादा उनकी कमिटमेंट भी है। तो हम सब मिलकर जो नए भारत है उसमें कंट्रीब्यूटरी बने। जो चैलेंजेस हैं, जो इंटरनल सबवर्शन के हैं, जो एक्सटर्नल सबवर्शन के हैं, उनको ठीक से रीड करके हम सब की जो सामूहिक देश के लिए कमिटमेंट्स है वो कहीं दिखें भी, वो कहीं हम दर्शाने का भी प्रयास करें। ये बात मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ऐसे गिने चुने लीडर्स में से हैं जिन्होंने कश्मीर में ग्राउंड पे काम किया है, पूरे J&K में किया, बट कश्मीर में जाके जब हालात बहुत ख़राब थे उन दिनों में भी किया। आजकल भी आप ट्रैवल करते हैं, नूक एंड कॉर्नर में आप जाते हैं और
आप वर्कर्स के साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में यू आर इन्वॉल्व, बहुत जुड़े हुए हैं आप ग्राउंड से। तो आज की डेट में कश्मीर में सेंटिमेंट कैसा है? हर कोई ये जानने के लिए क्यूरियस है कि ग्राउंड पे 370 के बाद अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, तो ग्राउंड पे कुछ बदला है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट? ये बहुत छोटा ड्यूरेशन है देखने के लिए, बट आपको क्या लगता है? क्योंकि कश्मीर की डेवलपमेंट जो हम अभी बात कर रहे हैं, J&K की ओवरऑल डेवलपमेंट और फ्यूचर को लेके जो सबका एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, विजन को लेके, रोड मैप को लेके, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है। देखिए, जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसमें परसेप्शंस और नैरेटिव्स का बहुत अहम रोल होता है, और जिस प्रैक्टिस से पाकिस्तान की एजेंसीज खासकर ISPR एक फेक, रॉन्ग और इल्यूशन बेस्ड नैरेटिव को प्रमोट कर रही है, उसके विक्टिम कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में जहां पॉलिटिशियंस टेररिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं एक लेवल पे नेक्सस हो, डर, फियर, साइकोसिस भी बहुत रहती है। बट जो सिमरिंग इमोशंस हैं, जो सिमरिंग सेंटिमेंट है, और जो कहीं छोटे छोटे लेवल पे दिख रहा है कि अब सिले हुए होंठ बोलने लगे हैं। जिन लोगों की जुबान कटी थी वो अब जुबान खोल रहे हैं। इस सारे टेररिज्म में जितना भी सेनर एलिमेंट था कश्मीर में, उसको जो रेडिकल स्पोक्स पर्सन्स थे उनके कारण से वो बोल नहीं पाते हैं। ये 17 महीने का अचीवमेंट ये है कि मेरे पास एक व्हाट्सएप पिक्चर है कि जिस एक वॉल पे गो इंडिया गो बैक का स्लोगन लिखा था, वहाँ आज जो मैंने पढ़ा और मेरे पास वो है भी कि आई एम ए प्राउड इंडियन। ये शुरुआत है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बदल गया है, बट जो वहाँ खामोशी थी, उस खामोशी को अब आहिस्ता आहिस्ता लोग तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो 1990 के बाद सबसे भयानक बात जो कश्मीर में हुई है, वो टेररिज्म के साथ साथ जो सिविल सैंक्शंस वायलेंस को कश्मीर सोसाइटी के ने दे दी, ये किसी भी अभी तक का जितने भी विश्व भर में जहाँ इस प्रकार का टेररिज्म या इंसर्जेंसी हुई है, पर वहाँ के सोसाइटीज़ ने उसको सिविल सैंक्शंस नहीं दी है। कश्मीर ही एक जगह ऐसी थी कि जहाँ सिविल सोसाइटी ने सैंक्शंस दिए और उसके इम्प्लिकेशंस, उसके रेमिफिकेशंस बहुत ख़राब होती हैं और बहुत ज़्यादा देर तक होती हैं। उसके बावजूद भी आज कहीं न कहीं से एक सैनिटी की आवाज़ सुनने को मिल रही है। और अभी जो DDC इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन रही, वो भी एक मैसेज थी कि लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे दोबारा विश्वास भी करने लगे हैं और नज़दीक भी आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में पहले मैंने किसी विचारक से ही सुना है जो कश्मीर पे काफ़ी जानकारी रखते हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि जो मुझे अच्छी लगी कि कश्मीर में पहले, खासकर पूरे J&K में, ना कि कश्मीर में, सेपरेटिज्म पे और एंटी नेशनलिज्म पे प्रीमियम था, प्रिविलेजेस मिलते थे। और अब वो शायद बदल रहा और एक्चुअली होना चाहिए कि नेशनलिज्म पे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए या नेशनलिज्म पे एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। तो शायद उस डायरेक्शन में ये जो अभी हो रही है मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में हो रही है। आप, अगर मुझे याद है, इफ़ माई मेमोरी सर्विंग मी राइट, आप शायद पहले लीडर थे जिन्होंने बात की थी कि कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए असेंबली में और पार्लियामेंट में। उस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है?
देखिए क्या है कि हम लोग बड़े कष्ट में हैं। कश्मीरी जो पंडित समाज है, हिंदू समाज है, कष्ट में है। और भारत का जो गवर्नेंस का मॉड्यूल है, पॉलिटिकल ड्रिवन मॉड्यूल है, तो अभी पिछले 70 साल में एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो कश्मीरी हिंदू समाज को जो उनकी वॉइस नहीं है, उसका ये कारण है कि हमारी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। और आप अपने समाज में बहुत अच्छे डॉक्टर्स देखेंगे, अपने बहुत स्कॉलर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सीईओज हैं, आपकी तरह बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं। बहुत कम पॉलिटिक्स में लोग देखेंगे, और वो भी जो पॉलिटिक्स की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो नुआंसेस अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस कारण से है कि कश्मीरी हिंदू समाज को जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो नहीं मिली है। आज एक तो कश्मीरी हिंदू समाज पिछले 30 साल से विस्थापन में है, तो मैं मानता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए। और जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ये एक राइट फोरम भी है, एक हमारे लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए जिस दिन मुझे ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में एक डिलिमिटेशन फोरम कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मैंने पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखी थी कि कश्मीरी जो हिंदू है वो स्कैटर्ड है, वो अपने आप को इलेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन इसको मिली बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक प्रोविजन मिले, क्योंकि अगर मैं हूँ तो मुझे अपनी पार्टी ने बनाया है, तो ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी हमको ना बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोसेस से एक प्रोविजन मिले जो हमको राइट टू वोट टू इलेक्ट, उसका जो भी इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो भी तय किया जाएगा। बट कम से कम कश्मीरी हिंदू समाज जो अभी विस्थापन में है, इसके कॉन्फिडेंस के लिए डिलिमिटेशन में कम से कम 3 असेंबली सीट और 1 पार्लियामेंट सीट रिजर्व होनी चाहिए, जिससे अगर हमारी कल्पना है कि कश्मीर को भविष्य में होमोजेनाइज करना है, इसकी तरक्की करनी है, उसमें कश्मीरी हिंदू की एक सार्थक कंस्ट्रक्टिव भूमिका रहे। और इस संदर्भ में भी कश्मीरी हिंदू के एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक जस्टिफाइड बात है, जस्टिफाइड डिमांड है। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, J&K में हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर देखेंगे? देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, उन प्रोग्राम्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पावर होता है। और पावर में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पावर में आने के बाद या पावर में रहने से पहले हमारी 2 प्रायोरिटीज हैं। एक तो नेशन फर्स्ट, इसलिए अगर नेशन फर्स्ट बनाना है तो बीजेपी को पावर में आना ही होगा। और उसके साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति होगा पंक्ति में, जो कष्ट में होगा, गरीब होगा, उस तक पहुंचने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर उसका प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर जो व्यक्ति डिप्राइव्ड है, अगर उसकी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को पावर में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और डिलीवर कर सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करते हैं कि आपसे और मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।